Hi everyone, I'm your educator Anjali Sharma and I welcome you all to Arpita Sharma classes. आप सभी का अर्पिता शर्मा classes में स्वागत है. And in this series we'll be studying some super important topics in Indian economy for UPSC, CSC, prelims plus mains. And our today's topic would include money in banking, SEBI, inflation, deflation, money supply measures, and recent news about that. So before starting the class, a small announcement. Arpita Sharma ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. Use code Sharma20 to get 10% discount. You can also join our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease for class updates and notes. Now, let's begin with the class. Securities and Exchange Board of India or SEBI. So SEBI is a statutory body. Statutory body मतलब जो कि by the act pass की गई है, established on April 12, 1992 in accordance with the provisions of Securities and Exchange Board of India Act 1992. तो जो भी चीजें एक्ट के थ्रू क्रिएट की जाती हैं वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है और ये कब आई थी स्टैब्लिश हुई थी अप्रैल 12 को 1992 में. ठीक है. द बेसिक फंक्शंस ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट. नाउ अब इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं. ठीक है. बिफोर सेबी केम इनटू द एग्जिस्टेंस, कंट्रोलर एंड ऑफ capital issues was a regulatory authority. It derived authority from the Capital Issues Control Act 1947. तो सेबी से पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल जो थे वो रेगुलेट करते थे सारी कैपिटल इश्यूज या सिक्योरिटीज को. इन April 1988, the SEBI was constituted as the regulator of capital markets in India under a resolution of the Government of India. So initially, SEBI was a non-statutory body without any statutory powers. By statutory powers, we mean that any simple लीगल पावर दैट इज गिवन बाय अ स्टैट्यूट लॉ. ठीक है. तो जो लीगली जो पावर्स होनी चाहिए थी वो सेबी के पास नहीं थी अपनी डिसीजंस खुद लेने की या एक ऑटोनमस बॉडी नहीं थी वो बिफोर 1992 में एक ऑटोनमस और स्टैट्यूटरी पावर सेबी को मिले सेबी एक्ट के द्वारा. द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेबी इज इन सिचुएटेड इन मुंबई. द रीजनल ऑफिसेज ऑफ सेबी आर लोकेटेड इन अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली. So now what are the powers and functions of SEBI? क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी. तो जहाँ पे भी वर्ड क्वासी आए तो क्वासी मतलब होता है सिमिलर. तो सिमिलर टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी और सिमिलर टू अ जुडिशियल बॉडी विच कैन ड्राफ्ट रेगुलेशंस, कंडक्ट इंक्वायरीज, पास रूलिंग्स एंड इम्पोज पेनल्टीज एज इट मे डीम फिट. सो इट्स फंक्शन इज टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 3 कैटेगरीज. तो 3 कैटेगरीज के को नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना इसके फंक्शंस में आता है. इशूअर्स को, इन्वेस्टर्स को और इंटरमीडियरीज को. सो अपार्ट फ्रॉम दैट जो फंक्शंस होती हैं सेबी की वो 3 टाइप की हो सकती हैं. देखो, रेगुलेटरी फंक्शंस, डेवलपमेंट फंक्शंस एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस. तो रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या आता है, जैसे कि वो रजिस्ट्रेशन करती है ब्रोकर्स की या सब ब्रोकर्स की और अदर प्लेयर्स जो भी मार्केट में होगी उनकी रजिस्ट्रेशन करना, या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स या म्यूचुअल फंड्स की रजिस्ट्रेशन करना, या स्टॉक ब्रोकर्स को रेगुलेट करना. जो अंडर राइटर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, ये लोग सही कर रहे हैं कि नहीं इसके बारे में रेगुलेशंस देना. टेक ओवर बिड्स क्या है कंपनीज की, ये वाली चीजें आपकी रेगुलेशन फंक्शंस में आ जाती हैं. फंक्शंस में क्या आता है, जो इंटरमीडिएरीज या ब्रोकर्स है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, रिसर्च और पब्लिश करना रिसर्च रिपोर्ट्स को ताकि वो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के लिए यूजफुल हो. ऐसे मेजर्स लेना जो कि कैपिटल मार्केट्स को फ्लेक्सिबल और बना पाए. ठीक है. देन कम्स प्रोटेक्टिव फंक्शंस. प्रोटेक्टिव फंक्शंस जो होते हैं उसका क्या मतलब है, यहाँ पे आपके इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है. ठीक है. इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का क्या मतलब, कोई भी फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, जैसे कि कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट ना दे रहा हो, ऐसा कुछ भी मैनिपुलेशन या प्राइस रिगिंग एक्सेट्रा, इन सबसे प्रोटेक्ट किया जा सके. इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका जा सके और पेनल्टीज लगाई जा सके ऐसा अगर हो तो. इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो स्टेप्स मेजर्स इंपॉर्टेंट है वो लिए जाएं और फेयर प्रैक्टिसेस को और कोड ऑफ कंडक्ट को सिक्योरिटीज मार्केट में प्रॉपर्ली लगाया जा सके. सो प्राइस रिगिंग की मैंने अभी भी बात करी कि प्राइस रिगिंग से बचाया जा सके. तो प्राइस रिगिंग क्या होता है कि जब आपकी जो कंपनीज हैं वो ऐसा करती हैं कि हमारी प्राइसेस तो कंपनीज की शेयर्स की बहुत हाई हैं, कुछ इनसाइडर ट्रेडिंग या कुछ प्रैक्टिसेस के चलते, अंदर की खरीद फरोख्त के चलते वो प्राइसेस बढ़ा देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं प्राइसेस. इतनी प्राइस होती नहीं है आपके सिक्योरिटी की और उसके बाद आपका जो इन्वेस्टर होता है वो बेचारा चीटेड फील करता है. तो दैट कम्स इन प्राइस रिगिंग. So sorry guys, my stylus isn't working. So now let's move to what is inflation.
So what is inflation? Inflation refers to the rise in the prices of most goods and services of daily or common use, such as food, clothing, housing, recreational activities, transportation, consumer staples, etc. तो inflation का सिर्फ मतलब है कि जो goods की prices है, महंगाई, ठीक है, तो आपकी जो prices हैं वो काफी increase हो गई हैं. Now prices increase हो जाने का दूसरा एक और आप inflation ऐसे समझ सकते हैं कि जो रुपये की purchasing power है, जो currency की purchasing power है, वो कम हो गई है. जो हम पहले 2 रुपए में खरीद पाते थे, वो अब हम 100 रुपए में भी नहीं खरीद पाते. मतलब पुराने टाइम में कहते हैं हमारे पेरेंट्स की, हमारे जमाने में तो ये 2 रुपए में आ जाता था, तो तब उन्हें ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो जो 2 रुपए थी और आज के 100 रुपए की वैल्यू बराबर हो गई. दैट इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. सो इन्फ्लेशन मेजर्स द एवरेज प्राइस चेंज इन द बास्केट ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज ओवर टाइम. द ऑपोजिट एंड रेयर फॉल इन द प्राइस इंडेक्स ऑफ द बास्केट ऑफ आइटम्स इज कॉल्ड डिफ्लेशन. तो इन्फ्लेशन की में प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं गुड्स की, और अगर प्राइसेस डिक्रीज हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, आप डिफ्लेशन कहते हैं. इन्फ्लेशन इज इंडिकेटिंग ऑफ द डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ अ यूनिट ऑफ अ कंट्रीज करेंसी. जस्ट एज आई सेड, दिस कुड अल्टीमेटली लीड टू अ डिसेलरेशन इन द इकोनॉमिक ग्रोथ. की मतलब एक्सेलरेशन नहीं होती है इकोनॉमिक ग्रोथ में. इन्फ्लेशन महंगाई हो जाने की वजह से अगर आपकी रुपये की परचेजिंग पावर कम हो जाती है तो हम प्रेफर करते हैं कि ठीक है ना, जो चीज़ें ज़रूरत की होती है सिर्फ वही खरीदते हैं, लग्जूरियस आइटम पे ज़्यादा स्पेंड नहीं करते. तो इस तरीके से इन्फ्लेशन की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिसेलरेट हो जाती है. However, a moderate level of inflation is required in the economy to ensure that production is promoted. Now, who measures inflation? तो पहले तो जो इन्फ्लेशन मेजर होती है वो WPI या CPI में होती है, और इसके बारे में इन दोनों प्राइस इंडेक्सेस को मैं पुराने वाले वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी विच इज इन चार्ज ऑफ अडॉप्टिंग मेजर्स टू इंश्योर द स्मूथ रनिंग ऑफ द इकोनॉमी. तो कौन मेजर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी, जो कि इंचार्ज होती है जो भी स्मूथ रनिंग ऑफ द इकोनॉमी के लिए. नाउ हमारी इंडिया में इन्फ्लेशन मेजर करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, MOSPI, ठीक है. और इंडिया में इन्फ्लेशन जो है 2 टाइप के इंडाइसेस से मेजर की जाती है, WPI और CPI. WPI जो है वो होलसेल पे रेट्स बताता है, वो प्रोड्यूसर का इंडेक्स होता है. CPI जो है वो फाइनल लेवल जो है वो बताता है प्राइसेस की, जो फाइनल लेवल चेंजेस हैं वो कितना है, कंज्यूमर को वो प्राइस कितना पड़ रहा है, दैट कम्स इनटू CPI. नाउ CPI कैलकुलेट्स द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड services such as foods, medical care, education, electronics, etc., which Indian consumers buy for use. तो यहाँ पे जो मेन बात है कि CPI जो है वो कंज्यूमर का बताता है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ठीक है. Now, what are the main causes of inflation? So, high demand and low production or supply of multiple commodities create a demand-supply gap which leads to hike in prices. So that can also be said as demand pull effect. Demand pull effect का क्या मतलब है कि the overall demand for goods and services in the economy increases more rapidly than the economy's production capacity. तो मेरी जो डिमांड कर रही है जनता, वो जिस स्पीड से डिमांड कर रही है उस स्पीड से मेरी इकोनॉमी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है इन्फ्लेशन की, that is one cause of inflation. This cause is known as demand pull effect. और एडिशनली अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए इकोनॉमी में, एक्सेस मनी आ जाए इकोनॉमी में, तो भी मनी जो है अपनी परचेजिंग पावर खो देती है, एंड दैट लीड्स टू इन्फ्लेशन. विद पीपल हैविंग मोर मनी दे टेंड टू स्पेंड मोर. अगर ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा खर्चा करेंगे, विच कॉजेज इंक्रीज डिमांड. अगर इंक्रीज हो गई डिमांड मेरी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा है और मैं ज़्यादा खर्चा करना चाहती हूँ, और मैंने ज़्यादा प्रोडक्ट्स की डिमांड करी, और अगैन अल्टीमेटली अगर वो उसी स्पीड पे, उसी पेस पे नहीं मेरी सप्लाई हो पाई, मतलब प्रोडक्ट्स की, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा. स्पर्ट इन प्रोडक्शन प्राइसेस ऑफ सर्टेन commodities also cause inflation as the price of the final product increases. This is also called cost push inflation. Increase in the prices of goods and services is also a factor to consider, as the involved labor also expects and demands more costs and wages to maintain their cost of living. This spirals to further increase in the price of goods. Now, तो जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाती है तो लेबर को लगता है कि मेरी वेजेस भी बढ़नी चाहिए. जब फाइनल गुड्स मैं 100 रुपए की बना रहा हूँ तो मेरी कम से कम 10-20 रुपए तो वेज बढ़े, और इसी तरीके की वेजेस की बढ़ने की जो स्पाइरल है ये कंटिन्यू होता है, और फर्दर प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज हो जाती हैं. तो जितनी प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज हो जाएंगी उतनी महंगाई बढ़ जाएगी. सो नाउ लेट्स टेक अ क्वेश्चन ऑन इन्फ्लेशन.
ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था एक, तो आप मुझे फटाफट से इसके जवाब बता दीजिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स या इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स। तो मतलब इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, या दोनों में से कोई भी नहीं? कि इन्फ्लेशन जो है उससे डेटर्स को फायदा होता है, दूसरा इन्फ्लेशन जो है उससे बॉन्ड होल्डर्स को फायदा होता है। सो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? डेटर्स कौन होते हैं? अच्छा, तो जो पैसा देता है किसी को उधार, वो बंदा क्रेडिटर होता है नॉर्मल टर्म्स में, और जो बंदा उधारी ले लेता है ना, तो वो बंदा डेटर होता है। तो अब जो है, डेटर एक कंपनी के लिए एक एसेट होता है। मतलब मैं इतना ज्यादा क्यों समझा रही हूँ, नो आइडिया। बेसिक क्वेश्चन हमारा इन्फ्लेशन का है, तो बताइए। The correct answer would be option A, that is one only. Inflation benefits the debtors. अब ऐसा क्यों? Inflation redistribute wealth from creditors to debtors. Lenders जो हैं वो suffer करते हैं और borrowers जो हैं वो benefit करते हैं। अब क्यों ऐसा क्यों है? देखो, जब during periods of rising prices डेटर्स गेन एंड क्रेडिटर्स लूज, जैसे प्राइस राइज होते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी जो है वो फॉल कर जाती है। ठीक है, डेटर्स जो है वो सेम अमाउंट ऑफ मनी वापस करते हैं, बट दे पे लेस इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी इज लेस देन दे बोरोड द मनी, दस द बर्डन ऑफ द डेट इज रिड्यूस्ड एंड द डेटर्स गेन। अब देखो क्या है कि मैंने आज किसी से 1000 रुपए लिए, ठीक है, 10 साल बाद मैं बिना इंटरेस्ट के उसे वापस कर देती हूँ वो सेम 1000 रुपए, तो उस टाइम तक उस 1000 रुपए की वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से 900 रुपए हो जाएगी। तो एज अ डेटर मुझे 100 रुपए का फायदा हुआ, और एज अ क्रेडिटर जो मतलब जो जिसने पैसा मुझे दिया था उसे 100 रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि उसे 10 साल बाद मैं पैसे वापस कर रही हूँ। 1000 रुपए लिए थे भाई मैंने तुमसे, 1000 रुपए मैं वापस कर रही हूँ, बट दैट इज नॉट द केस। तब तक 1000 रुपए की वैल्यू वही नहीं रह जाती, परचेजिंग पावर उसकी कम हो जाती है, इसलिए जो डेटर है उसको फायदा होता है। क्रेडिटर्स लूज क्यों? क्योंकि ऑल्दो दे गेट द सेम अमाउंट बैक, बट उनकी जो रियल टर्म्स में वैल्यू है वो कम हो जाती है, क्योंकि मैं उससे अब पहले जो 10 साल पहले मैं 1000 रुपए में चीजें खरीद सकती थी, वो आज 1000 रुपए में मैं नहीं खरीद सकती। सो दस इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स। नाउ व्हाट इज डिफ्लेशन? देखो, डिफ्लेशन रेफर्स टू द फॉल ऑफ प्राइसेस, मतलब सबसे सिंपल टर्म्स में फॉल ऑफ प्राइसेस जो होते हैं दैट इज नोन एज डिफ्लेशन। इट मे सीम लाइक अ गुड थिंग बट इन रियलिटी नो इकोनॉमी वांट्स डिफ्लेशन। हमें लगेगा कि बहुत सस्ती हो जाएंगी चीजें, बड़ा अच्छा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। डिफ्लेशन यूजुअली अकम्पनीज इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड लोअर प्रोडक्टिविटी एंड लॉस ऑफ जॉब्स। अब डिफ्लेशन हो रही है, इसका क्या मतलब है कि हर चीज की प्राइस कम हो रही है। हर चीज की प्राइस कम हो रही है तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी स्लो कर रही है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम है, इवन लैक ऑफ जॉब्स हो रही है। इन्फ्लेशन जो है डिक्रीज कर देता है वैल्यू ऑफ मनी, डिफ्लेशन जो है मनी की वैल्यू इंक्रीज कर देता है। तो लोगों के पास जब पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है तो लोग चाहते हैं कि हम इसे सेव कर लेते हैं, अभी अभी खर्चते नहीं है इसे, ठीक है, टू बाय लेटर व्हेन थिंग्स बिकम चीपर, एंड इन दिस इकोनॉमिक बिहेवियर लीड्स टू फर्दर स्लोइंग ऑफ ग्रोथ। ड्यूरिंग डिफ्लेशन वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेज एंड गुड्स बिकम चीपर। तो यहाँ पे क्या बात करिए कि जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर और बढ़ जाती है, कि मतलब जो मैं 2 रुपए में खरीद सकती थी, अगर वो मुझे मतलब अगर मैं 10 रुपीज में एक पेन खरीद सकती थी, तो अब मैं 10 रुपीज में 2 पेन खरीद सकती हूँ, बट स्टिल मैं प्रेफर करूंगी कि यार 10 रुपए की वैल्यू बहुत है, 10 रुपए सेव कर लेते हैं, ठीक है, बाद में खरीद लेंगे। However, your earnings could reduce due to economic slowdown. During the Great Depression in 1930, deflation was in double digits. In recent time, Japan has been struggling with deflation for 2 decades. A positive impact of deflation could be increased export competitiveness if most other economies are experiencing inflation. So now, coming to money supply. What is money supply? The total stock of money in circulation among the public at a particular point of time is called money supply. तो एक point of time पे total stock of money जितना circulate कर रहा है public के बीच में, that is called money supply. It needs to be noted that total stock of money is different from total supply of money. जो total stock है money का वो different है किससे? Total supply of money से। ये दोनों अलग अलग terms है। Supply of money is only that part of total stock of money which is held by the public at a particular point of time. तो stock concept और flow concept अगर हमने पढ़ा है तो हमें पता होगा कि जब हम कोई चीज at a point of time measure कर रहे हैं तो that is a stock concept.
सप्लाई इज दैट मनी, जो सप्लाई ऑफ मनी है वो मनी है जो पब्लिक के पास है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, और वो टोटल स्टॉक ऑफ मनी का सिर्फ एक पार्ट है, ठीक है। द सर्कुलेटिंग मनी इन्वॉल्व्स द करेंसी, प्रिंटेड नोट्स, मनी इन डिपॉजिट अकाउंट्स एंड इन द फॉर्म ऑफ अदर लिक्विड एसेट्स। तो और जितने भी टाइप के लिक्विड एसेट्स हो सकते हैं अपार्ट फ्रॉम करेंसी, नोट्स, कॉइन्स जो डिपॉजिट अकाउंट में है मेरे, वो इसके अलावा जितना सब कुछ भी पैसा एक टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सारी पब्लिक के पास है, दैट इज नोन एज योर सप्लाई ऑफ मनी। Now, measures of money supply. RBI publishes figures for 4 alternative measures. वैसे एक M0 भी होता है, that is known as reserve money, that I'm not talking about because ये 4 alternative measures ही ज़्यादा पूछे जाते हैं. Now, that are M1, M2, M3 and M4. This classification was introduced in April 1977 by Reserve Bank of India. I'm so sorry. April 1977 by Reserve Bank of India. M1 जो है वो CU plus DD है, जहाँ पे CU जो है वो करेंसी नोट्स है, जिसमें कि करेंसी नोट्स और कॉइन्स हैं, एंड डी इज डिमांड डिपॉजिट्स जो भी कमर्शियल बैंक्स में है। तो M1 जो है वो सबसे ज्यादा लिक्विड होती है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए और सबसे इजीएस्ट होती है, ठीक है। और M2 जो है दैट इज M1 मतलब CU प्लस DD प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। तो अब इसमें जो M2 है उसमें एक नई चीज क्या आ गई, जो भी पोस्ट ऑफिस में सेविंग डिपॉजिट है वो भी इंक्लूड हो जाती है। नाउ दिस इज ऑल्सो मतलब लिक्विड, ठीक है। M3 कम्स कि M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो जो भी नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स है वो M3 में इंक्लूड हो जाती है। M4 आ गई आपकी M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स ऑर्गेनाइजेशंस एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। 3 में हमने कहा कि M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। यहाँ पे नेट का क्या मतलब है, जो भी डिपॉजिट जो है वो पब्लिक का है, ना कि इंटर बैंक जो भी डिपॉजिट हो। कमर्शियल बैंक का जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स के साथ पैसा है दैट इज नॉट रिगार्डेड एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, ओनली द डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक हेल्ड बाय द बैंक आर टू बी इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। नाउ M1 एंड M2 आर कॉल्ड नैरो मनी, ठीक है, और M3 जो है दैट कम्स एज ब्रॉड मनी, ठीक है, M3 and M4. Now, narrow money and these gradations are in decreasing order of liquidity, which means कि M1 जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, M2 जो है उससे कम लिक्विड है, देन M3 जो है उससे कम लिक्विड है, एंड M4 जो है वो लीस्ट लिक्विड है, ठीक है। M3 is the most commonly used measure of money supply. It is also known as aggregate monetary resources. Now when we are talking about liquidity, we are talking about कितनी जल्दी हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। Now there has been recent development in this money supply जो अभी recently measure की गई है, वो क्या है, recent changes क्या हुए हैं इसमें कि according to the recent RBI, the uncertainty caused by the COVID-19 pandemic has led to a surge in money supply. Surge in money supply means increase in money supply. अब increase in money supply कैसे हो रहा है, जब सब कुछ बंद पड़ा है तो money supply increase कैसे हो रहा है, देखिए। Since the end of the March, currency held by the public has increased by 8.2%. Money supply increased by 6.7% in the first 5 months of 2020 compared with the same period last year. This is the highest growth in 7 years. तो कितनी growth हो गई है, 6.7%. M3 money supply क्या था आपका, M3 money supply was M1 plus net time deposits of the commercial banks. अब currency in circulation, which means measures the money with the public and in the banks, has also surged. This has also increased कि जितनी currency circulation में थी वो भी increase हो गई है. However, the savings and current account deposits decreased by 8%. अब obviously ये वाला जो सारा पैसा लोगों के हाथ में आ रहा है तो उन्होंने अपने बैंक से कहीं से तो निकाला ही होगा, तो जो सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट्स हैं वो 8% डिक्रीज हुए हैं। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो फेल बाय 7% इन द मार्च 2020 क्वार्टर। सो अब इसका क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि जो रीसेंट इंक्रीज हुआ है, ये सर्ज जो हुआ है, दैट रिफ्लेक्ट्स हाई कैश विड्रॉल्स बाय द डिपॉजिटर्स टू मीट नीड्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड एंड आल्सो टू सेफगार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट द सैलरी कट्स और जॉब लॉसेस। तो इनफैक्ट मेरे घर में भी हमें बोला गया था थोड़ा कैश घर में होना चाहिए, डेली नीड्स का क्या होगा, दुकान बंद हो जाएंगी तो क्या होगा, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा। सो सबके पास ये वाला जो है, आप सब लोग इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि इसका रीजन यही है कि हम लोग सब लोगों को, क्योंकि टाइम बहुत ही
सा है, तो we do not know what exactly is going to happen. So impact क्या है? A rise in money supply usually is seen as leading indicator to growth in consumption and business investments, but due to COVID-19 pandemic, the rise this time is unlikely to bolster either. People have curtailed their discretionary spending as they are not sure of their permanent income. अब हमें ये नहीं पता है कि जो सामने वाला बंदा है या जो मेरे पापा हैं या मेरे भाई है या जो भी लोग कमा रहे हैं उनकी कल इनकम होगी कि नहीं, कितनी परसेंट इनकम कम होके मिलेगी, किस किस को जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो एग्जैक्टली किसी को भी पता नहीं है कि परमानेंट है कि नहीं इनकम। तो जो भी खर्चा है हम सोच समझ के कर रहे हैं, इसलिए हमने खर्चा भी कम कर दिया है। नाउ हमने एज इन होल ऑफ द इकोनॉमी ने लेंडर्स टू आर अनविलिंग टू टेक रिस्क एज स्लोली डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्लो डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। अब जो लेंडर्स हैं वो भी ज्यादा रिस्क लेने के मूड में नहीं, क्या पता भैया कल बंदा चुकाए ना चुकाए पैसा। तो दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द इंक्रीज इन मनी सप्लाई विच इज नॉट यूजुअली ऐसा नहीं होता। अगर यूजुअली मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है तो वाह आपकी इकोनॉमी प्रॉस्पर हो रही है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो रही हैं, बट दिस टाइम इट्स द कंप्लीट ऑपोजिट। बट येट we'll end this class on a positive note, that is, no matter what you are going through, there's a light at the end of the tunnel. This suits perfectly to this scenario, today's scenario, present day scenario, that no matter what we are going through, no matter what happens, there is always a light at the end of the tunnel, and I truly believe in that. Till then, happy learning.